फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा। फ्रेंड्स, अस्थमा को अंडरस्टैंड करने से पहले डेफिनेटली हमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की, एयरवेज की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जैसे कि आप जानते हैं अस्थमा हमारा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो होता कैसे है, लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एनाटॉमी है वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस हम नोज़ से लेते हैं और सांस अल्टीमेटली हमारे फायरिंग्स से होता हुआ हमारे ट्रैकिया में आ जाता है। दिस इज़ द ट्रैकिया। और ट्रैकिया से होता हुआ लंग्स में जाता है, तो ट्रैकिया लंग्स के करीब जाके अल्टीमेटली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको सिंगुलर फॉर्म में ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, तो एक ब्रोंकस जो है हमारे राइट लंग में चला जाता है, एक ब्रोंकस हमारे लेफ्ट लंग में चला जाता है। अब ब्रोंकस जो है वो अगर उसको प्लूरल फॉर्म में देखें तो ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकाई जो है वो आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं ये ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं, जो फर्दर आगे जाके किसके साथ मिलती हैं, छोटी छोटी एयर सैक्स के साथ, हवा की थैलियों के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं, अल्वुलस या अल्वुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अल्वुलाई में, दिस इज द अल्वुलाई। यहाँ पे जो हम सांस लेते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फायरिंग से होती हुई ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से अल्वुलाई में आती है। तो वहाँ पे क्या होता है अल्टीमेटली इसके पास ही एक कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल होती है। तो वहाँ पे फिर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, और ब्लड वेसल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही होती है टिश्यू सेल से, वो हमारे अल्वुलाई में आ जाती है। अल्वुलाई से फिर वो हमारे इसी तरह बैकवर्ड, इन्हीं स्टेप्स से बैकवर्ड होती हुई आउट ऑफ द बॉडी मतलब एक्सपेल हो जाती है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली गैसेस एक्सचेंज का। और अब आप देख सकते हैं जिस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाह रहा था कि बेसिकली ये हमारी ब्रोंकाई है जो ट्रैकिया से निकलती है। ठीक है, और फर्दर डिवाइड होती है छोटी ब्रांचेस में, जिनको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये वो हमारे नैरो एयरवेज हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अस्थमा जो है वो होता है। ठीक है, ये नैरो एयरवेज हैं हमारे जहाँ पे अस्थमा होता है, और हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे नॉर्मल एयरवेज हैं वो किस तरह होते हैं। नॉर्मल हमारे एयरवेज इस तरह होते हैं, दिस इज द नॉर्मल एयरवे। ठीक है, जब हमारे नॉर्मल एयरवे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो क्या होता है, दीज आर द स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारे ब्रोंकाई की वॉल पे हमारे मसल्स हैं, उनको हम ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स कहते हैं। और वो जब नॉर्मल होते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं हुई होती, तो अल्टीमेटली वो इस फॉर्म में होते हैं, रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, रिलैक्स स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट है अंदर का, ठीक है, बिल्कुल अंदर आप देख सकते हैं एयरवे के, मतलब जो हवा की नाली है उसके, इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारा जो पैसेज है, एयर पैसेज है एयरवे का, वो बिल्कुल नॉर्मल है और नॉन इन्फ्लेमेटेड है। मतलब यहाँ पे अभी इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, जैसे कि हम नॉर्मल एयरवे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इस पार्ट को, जो खाली पार्ट है, मतलब जो जैसे पाइप होता है, पाइप के अंदर जो स्पेस होती है, इसी तरह हमारे एयरवेज, हमारी हवा की नाली के अंदर जो स्पेस है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, मतलब ब्रोंकाइल ल्यूमेन। तो ये हमारा ब्रोंकाइल स्मूथ मसल है। ठीक है, ब्रोंकाई के ऊपर जो वॉल है, जो उसका मसल जो है उसको हम ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल कहते हैं। और दिस इज म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बिल्कुल मतलब शुरू है अंदर से इंटरनली, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो ये हमारा स्पेस है दैट इज नॉन एज ल्यूमेन, ब्रोंकाइल ल्यूमेन। ठीक है, और जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, अनफॉर्चुनेटली कोई एलर्जन आता है, ठीक है, जैसे स्मोक है, धुआं है, या स्मोक है, जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है, हमारे लिए ड्राइव करना मुश्किल होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, या एनिमल डैंड्रफ हैं कि आपने को पेट रखा हुआ है, बिल्ली है, कैट है मतलब, या डॉग है, या फ्यूम्स हैं जैसे स्मोक का है, स्मेल है, या और परफ्यूम्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, उससे आपको एलर्जी है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमें उन एलर्जेंस की वजह से क्या होता है, वो स्टिमुलेंट हमारी बॉडी में जाता है और एलर्जी कॉज करता है। तो क्या होता है कि फिर हमारे जो एयरवेज हैं
ठीक है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अस्थमैटिक अटैक होता है और वो हमारे जो एयरवेज अस्थमैटिक एयरवेज हैं वो किस तरह हो जाते हैं कि हमारा जो स्मूथ मसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब वो इन्फ्लेम्ड होंगे तो अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पैसेज जो है ब्रोंक्यूल का पैसेज, ठीक है, जो हमारे एयरवेज का पैसेज है वो अल्टीमेटली नैरो हो जाएगा और इसी तरह क्या होगा वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो एक्सेसिव म्यूकस बनाएंगे। जब एक्सेसिव म्यूकस बनेगी वो किस लिए बनेगी, ताकि जो भी एलर्जन है उसको ट्रैप किया जा सके। तो वो जब एक्सेसिव म्यूकस बनेगी तो अल्टीमेटली मज़ीद नैरो हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। हमने अंडरस्टैंड किया कि एनाटॉमी जो है, स्ट्रक्चर जो है हमारे एयरवेज का वो बेसिकली क्या है, जिसमें हमने देखा कि जब हम सांस लेते हैं तो फायरिंग्स के रास्ते सांस हमारा ट्रैकिया में आता है, जिसको विंड पाइप कहते हैं, सांस की नाली कहते हैं। वो हमारा ट्रैकिया जो है वो लंग्स के करीब जाके डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हमारी छोटी छोटी एयर सैक्स, हवा की थैलियाँ, जिनको अल्वोलाई कहा जाता है, उनके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस अल्वोलाई में आती है। तो ये हमने देखा, अंडरस्टैंड किया कि ये हमारा पार्ट है ब्रोंकाई से लेके ये छोटी ब्रांचेस ब्रोंक्यूल के, जिनमें इन्फ्लेमेशन होती है एलर्जेंस की वजह से और उसकी वजह से हमें अस्थमा होता है। फिर हमने देखा कि दिस इज़ द नॉर्मल एयरवे स्ट्रक्चर। ठीक है, जो रिलैक्स फॉर्म में इस तरह है कि स्मूथ मसल्स जो हैं ब्रोंकाई के, ब्रोंक्यूल वॉल के, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो फर्स्ट पार्ट है अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन, वो भी बिल्कुल स्मूथ है, रिलैक्स है और बिल्कुल हमारा जो एयर पैसेज है वो नॉर्मल कंडीशन में है। और जो उसके अंदर की स्पेस है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, ब्रोंकाइल ल्यूमेन, वो भी बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी इन्फ्लेमेशन नहीं हुई। जैसे ही एलर्जन आया उसने इन्फ्लेमेशन कॉज की, तो अल्टीमेटली हमारे स्मूथ मसल्स जो हैं वो क्या हुआ, उन पे कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारा जो एयरवे है, जो एयर पैसेज है, जहाँ से ऑक्सीजन गुजरती है या कार्बन डाइऑक्साइड वापसी पे गुजरती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसका पैसेज जो है वो नैरो हो गया। फिर हमने देखा कि उसी वजह से म्यूकस एक्सेसिव से क्रिएट हुआ, म्यूकस ग्लैंड से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मजीद पैसेज हमारा नैरो हो गया। और म्यूकस क्यों जनरेट हुआ, हमने देखा कि जी वो ट्रैप करना चाह रहा है एलर्जेंस को। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया एनाटॉमी किसकी, स्ट्रक्चर की, एयरवेज की, और हमें पता चला कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है जिसकी वजह से अस्थमा होता है। अब हम समझते हैं कि अस्थमा की डेफिनेशन, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अस्थमा इज ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिजीज। ठीक है, इसका मतलब है कि अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जिसमें हमारे एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्लॉकेज होती है, और रिवर्सिबल लंग डिजीज है मतलब ये वो बीमारी है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम कोई दवाई लेते हैं तो वो रिवर्सिबल मतलब दोबारा हम ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल ल्यूमेन, क्या होता है, ब्रोंक्यूल ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, किसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। और हाइपर एक्टिविटी रिस्पॉन्स आता है किसका, सर्टन स्टिमुलाई का। जैसे हमने स्टिमुलाई डिस्कस किए कि हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आता है किसका, ब्रोंक्यूल ल्यूमेन, ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, वहां पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो हाइपर एक्टिविटी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जन जाता है, स्टिमुलाई जिसको कहते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है, उसे हम एंटीजन कहेंगे। ठीक है, तो वो एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंटर होता है तो एक हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। ठीक है, वो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, हमने डिस्कस किया जी, स्मोक हो सकता है, स्मोक हो सकती है, एनिमल डेंडर हो सकता है, उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, वो हो सकती है, मुख्तलिफ परफ्यूम्स हो सकते हैं, कोल्ड हॉट वेदर हो सकता है, बहुत सी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि इन्वायरमेंटल हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली, जेनेटिक्स में मतलब पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो इन हाइपर एक्टिविटी रिस्पॉन्स की वजह से जो स्टिमुलाई को होता है तो क्या होता है, विजिंग होती है, जब हम सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है, डिस्पीनिया डिफ़िकल्टी होती है हमें सांस लेने में, कफिंग खांसी होती है, और हमारी चेस्ट जो है, सीना हमारा जो है वो ब्लॉक फील होता है, हमारे टाइट हो जाता है। तो ये क्या है,
अस्थमा की डेफिनेशन। और अस्थमा में देयर आर 3 स्टेप्स प्रॉब्लम। 3 स्टेप्स प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस किया, एयरवेज में हमारे इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, एयरवेज हमारे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे जब हमारे पास कोई आएगा एंटीजन, जब अलर्जन आएगा तो अल्टीमेटली हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया एयरवेज हमारे हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे स्टिमुलाई को, जैसे मुख्तलिफ स्टिमुलाई हमने डिस्कस किए कि जी मुख्तलिफ अलर्जन्स हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो एलर्जी होती है, और फिर हमारे जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो बड़ा हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया मसल विद इन द एयरवेज कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये बड़ा क्लियरली डिस्कस किया कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। तो दिस वाज द डेफिनेशन, दिस वर द 3 प्रॉब्लम्स जो कि 1 बाय 1 हमने डिस्कस की। हमने एनाटॉमी डिस्कस की, किसकी, लंग्स की, और लंग्स के इनसाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस किए। हमने नॉर्मल एयरवेज और अस्थमैटिक एयरवेज उनको डिस्कस किया। तो हमने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ली कि अस्थमा बेसिकली है क्या। अस्थमा की टाइप्स अब हम डिस्कस करेंगे। अस्थमा की बेसिकली कई टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है एलर्जिक एटॉपिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा। ये क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू सम ऑफ द स्पेसिफिक एलर्जेंस। बहुत स्पेसिफिक एलर्जेंस हैं जिनको बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करती है, हाइपरली रिस्पॉन्स करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जिक एटॉपिक एक्सटेंसिक अस्थमा, ठीक है। और वो स्टिमुलाई कौन से हैं जो इस टाइप ऑफ अस्थमा में इन्वॉल्व होते हैं, वो है डस्ट, ये जो हमारे घरों में डस्ट उड़ती है या बाहर इन्वायरमेंट में डस्ट होती है, पॉलन, ठीक है, पॉलन आपको पता है ये हमारी जितनी प्लांटेशन होती है तो उसकी वजह से पॉलन बनता है, पर्टिकुलरली बाहर के मौसम में, तो उससे भी कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है और अस्थमा होता है। एनिमल डेंडर, ठीक है, ये जो जानवरों के बाल हैं, पेट्स के बाल हैं, इसकी वजह से भी। और फ्यूम्स, ये जो परफ्यूम्स हैं या स्मोकिंग की वजह से, तो इनकी वजह से जो हमें अस्थमा होता है, जिसमें हमें कॉज जो है स्पेसिफिक एलर्जन का स्पेसिफिक जिस कॉज की वजह से हमें अस्थमा हो रहा होता है वो पता होता है, उसको हम कहते हैं एलर्जिक अस्थमा, ठीक है। और कुछ है सेकंड है नॉन एलर्जिक नॉन एटॉपिक इंट्रिंसिक अस्थमा। ये क्या होता है, इरिटेंट, जब हमें इन्वायरमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो इन्वायरमेंट में चीज़ें अवेलेबल हैं, एलर्जिक स्टिमुलाई अवेलेबल हैं, जब उनकी वजह से हमें जो है वो अस्थमा होता है तो हम उसको कहते हैं नॉन एलर्जिक नॉन एटॉपिक इंट्रिंसिक अस्थमा। ये क्या होता है, इरिटेंट जो है वो एयर में लाइक पोल्यूशन, स्मोक, हॉट और कोल्ड वेदर, स्मोक मतलब धुआं, जब इनकी वजह से हमें अस्थमा होता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एलर्जिक नॉन एटॉपिक इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है। उसके अलावा भी होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो बड़ा तेज़ी से जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी रीजंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हम उतनी ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते एक्सरसाइज में, और हमारे जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जो कि एक्सरसाइज के दौरान अस्थमा होता है, उसको हम ये नाम देते हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है जो आपकी वर्क प्लेस हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे एलर्जिक फैक्टर्स हों जिससे आपको एलर्जी हो और आपको अस्थमा हो जाए, तो उस पर्टिकुलर अस्थमा को हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहेंगे। इसी तरह मिक्स्ड अस्थमा है। मिक्स्ड अस्थमा का मतलब है कि दोनों तरह की कंडीशन में, कि स्पेसिफिक एलर्जन भी है और नॉन स्पेसिफिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो अस्थमा होता है, उसको हम मिक्स्ड अस्थमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये टाइप थी अस्थमा की अस्थमा टाइप्स थी। उसके बाद हम चलते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या है, अभी तक हमें बेसिकली एक्चुअल कॉज जो है अस्थमा का वो नहीं मालूम, ठीक है, और परसेप्शन है या परसीव किया जाता है कि जो अस्थमा के कॉजेज हैं वो क्या हैं, इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। मतलब है कि हमारी जनरेशन से जो जेनेटिकली हमें प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उनकी वजह से अस्थमा होता है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो अस्थमा कॉज करते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से अस्थमा होता है। जैसे एयरबोर्न एलर्जेंस, ये हमने बड़ा क्लियरली डिस्कस किया। एयरबोर्न एलर्जीज का मतलब ये है कि हमारे जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे
पॉलन है, स्मोक है, उनकी वजह से हमें जो अस्थमा होता है दैट इज़ नॉन एज एयरबोर्न अलर्जन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हमारी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जब हम भागते हैं तो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, और अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिकली इशू है, तो उसकी वजह से भी हमें अस्थमा हो सकता है कि हमारे जो हैं वो एयर बेस जो है वो नैरो हो जाएंगे, म्यूकस ज़्यादा सिक्रिएट होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कॉज। जैसे एक्सरसाइज की हमने मिसाल दी थी, एक्सरसाइज अस्थमा, इंड्यूस्ड अस्थमा। कोल्ड एयर, ठीक है, एयर पोल्यूशन एंड इरिटेंट्स, सर्टन मेडिकेशंस, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिससे हो सकता है आपको अस्थमा हो जाए। स्ट्रेस इज ए मेजर कॉज ऑफ मेनी ऑफ द डिजीजेस, लाइक अल्सर की बात की हमने पहले, गर्ड की बात की एक सेशन में। उसके बाद अस्थमा में भी अल्टीमेटली अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, या आपको स्ट्रेस रहता है रूटीन लाइफ में, तो उसमें भी अस्थमा वो कॉज कर सकता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो हम मतलब बहुत से फूड ऐसे हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, दे कैन कॉज अस्थमा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारी फीमेल्स बहुत सी ऐसी हैं जिनको पर्टिकुलर पीरियड टाइम में जो है वो अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फूड एलर्जी होती है, उससे अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चे का वेट जो है बर्थ के दौरान वो बहुत कम है तो अल्टीमेटली दैट कैन इंड्यूस अस्थमा। और एक्सट्रीम चेंजेस, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये रीजंस भी हो सकते हैं। और एक्सीमा कैन आल्सो लीड टू अस्थमा। तो ये बेसिकली सर्टन फैक्टर्स थे, रिस्क फैक्टर्स विच कैन कॉज द अस्थमा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझे कि हमारे पास इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक फैक्टर के जिसको हम कहें कि जी यही फैक्टर है विच कैन कॉज अस्थमा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि अस्थमा पैथोफिजियोलॉजी। अस्थमा बेसिकली बॉडी में हमारी होता किस तरह है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अस्थमा का डिजीज ट्रिगर कैसे होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की, हमारी बॉडी में जब कोई स्टिमुलाई जाता है स्मोक की सूरत में या कोई एनिमल डेंडर है, ठीक है, या हॉट कोल्ड वेदर है, या कोई भी एलर्जन है जो हमारा एक्सटर्नली बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटर हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। और वो किसको एक्टिवेट करेगा, IgE को, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज ई, ये एक्टिवेट होंगी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये मास्ट सेल्स को जाके एक्टिवेट करेंगी। ठीक है, मास्ट सेल्स हमारे क्या हैं, मास्ट सेल्स हमारे बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझना है, मास्ट सेल्स हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। जब भी बॉडी में एलर्जन बाहर से जाएगा, मतलब दैट इज कंसीडर्ड एज एंटीजन, तो क्या होगा, IG इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज ई, ठीक है, वो एक्टिवेट होंगी, वो बाइंड होंगी किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ, जो कहाँ पे हैं, मास्ट सेल्स से में। मास्ट सेल्स जब एक्टिवेट होंगे, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जैसे कि हमारे पास इसिनोफिल, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स की सब टाइप्स हैं, वो रिलीज होंगी। और फिर अल्टीमेटली वो क्या करेंगी, वो जाके हमने डिस्कस किया जैसे हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं उन पे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल के स्मूथ मसल्स, उनके रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होंगे। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या करेंगे, ये जाके अटैच होंगे उन रिसेप्टर्स पे जो स्मूथ मसल्स पे मौजूद हैं। जब ये उन रिसेप्टर्स पे जाके बाउंड होंगे, उनके साथ अटैच होंगे, तो फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। उससे क्या होगा, हमारा एयर पैसेज अगर इतना था वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा। ठीक है, नैरो होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, जो हमने सिम्टम्स डिस्कस की। सांस लेने में दुश्वारी होगी जिसको डिस्पीनिया कहते हैं, विजिंग साउंड, जब हम सांस लेंगे तो एक आवाज़ सी आएगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हमारी जो हैं वो अस्थमा की निशानदेही करती हैं, विजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, डिस्पीनिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं जो हमें बताती हैं कि किसी पेशेंट को अस्थमा है। उसके बाद इसके दो फेजेस होंगे, जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन हो रही होगी तो दो फेजेस होंगे। एक तो अर्ली फेज रिस्पॉन्स है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो 30 to 60 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 30 to 60 मिनट पीक अचीव कर लेगी। इसमें क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा कि हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे
म्यूकस सिक्रिएशन, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रिएशन होगी, वस्कुलर लीकेज के हमारी वेसल्स जो हैं वो लीक करेंगी, ठीक है। उसके बाद म्यूकोसल एडिमा होगा, ठीक है। तो ये तो अर्ली फेज रिस्पॉन्स है जो कि विदिन 30 टू 60 मिनट आ जाता है इन्फ्लेमेशन के होते ही। एक लेट फेज रिस्पॉन्स है कि इन्फ्लेमेशन हो गई लेकिन 5 से 6 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स आता है। उसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है एसिनोफिल्स की, न्यूट्रोफिल्स की, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंक्यूल्स की, वो हाइपर एक्टिव होती हैं 1 से 2 दिन में, और फिर इन्फिल्ट्रेशन होती है किसकी, मोनोसाइट्स की और ल्यूकोसाइट्स की। तब वो सिम्टम्स जो होती हैं, जो हमें फील होती हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सेसिव म्यूकस की वजह से हमें जो है फिर डिस्पीनिया और बाकी सिम्टम्स जिसमें चेस्ट टाइटनेस है, जिसमें कफ है, ठीक है, ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो फील होती हैं और हमें पता चल जाता है अस्थमा का अटैक हमें आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा अस्थमा था जिसमें हमने देखा अस्थमा की डेफिनेशन क्या है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ी ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एयरवेज जो हैं जो नैरो होते हैं अस्थमा में वो कहाँ लोकेटेड हैं। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि उसके कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि बड़ा डिटेल में हमने जो है अस्थमा को अंडरस्टैंड किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद रखूँगा कि इंशाल्लाह आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और इस तरह हम अपनी लर्निंग को जो है वो बूस्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।